नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर कर रहे हैं। सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं। आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे घनसाली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शक्तिलाल जी, पुरोला क्षेत्र के भाई दुर्गेश्वर लाल जी, लालकुआ से आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे यमुनोत्री क्षेत्र के भाई संजय डोभाल जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारी मुख्य सचिव, मातृशक्ति की प्रतीक पहली मुख्य सचिव, पहली महिला प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का एक तरह से संयोजन भी किया, यहाँ से समन्वय बनाया, हमारे सचिव नियोजन और जिनके जो विभाग हैं उस विभाग की बड़ी भूमिका है इस 8,000 में, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, एवं हमारे सभी सचिवगण श्री शैलेश जी, हमारे सचिन जी और राजेश जी समेत सभी। अब मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और जिलों में आज इस समारोह का जो अंग बन रहे हैं, आज समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे सभी वार्डों के मेंबर एवं हमारे अन्य जगह से भी जो हमारे विधायकगण भी इसमें कहीं जुड़े होंगे, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के सभी बंधु, जिलों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज यहाँ मुख्य सेवक सदन जो लोग पहली बार आए हैं उनका भी, और जो इससे पहले के कार्यक्रमों में आए हैं उन सभी का अपनी ओर से यहाँ पधारने पर और यहाँ से जुड़ने पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं सच कहूँ तो मुझे और भी अधिक खुशी होती कि आज अगर ये कार्यक्रम, जैसा अभी धन सिंह जी कह रहे थे कि हम लोग वर्चुअल न होकर, तो कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और उनका संबोधन फिलहाल जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सावित्रीबाई फूले को याद किया। उन्होंने लिखा कि महान समाज सुधारक, नारी मुक्ति आंदोलन का मजबूती के साथ नेतृत्व करने वाली देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। बढ़ेंगे आगे। उधर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड में राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस को चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले बड़े चेहरे नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का प्रत्याशियों पर सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस को लोकसभा में बड़े चेहरों की दरकार। चुनाव लड़ने के मूड में नहीं दिग्गज नेता। बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरने से बच रहे हैं। हाईकमान पर टिकी सबकी नजर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों का उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। जिताऊ कैंडिडेट्स की तलाश के लिए बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा और यूकेडी समेत सभी दलों का मंथन चल रहा है। वहीं एक और जहां बीजेपी पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर असमंजस की स्थिति में है, तो वहीं कांग्रेस राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर मंथन कर रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का 15 नामों पर मंथन चल रहा है। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जता चुके कांग्रेस नेताओं को एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कह दिया। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक सीट पर 3-3 दावेदारों के नाम फाइनल किए हैं। हालांकि अभी वरिष्ठ नेताओं की पूरी रजामंदी नहीं मिलने के कारण पैनल को अंतिम रूप नहीं दिया गया।
जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से एक बैठक होगी जिसमें पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। बीजेपी ने 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। हरिद्वार और पौड़ी की सीट पर फंसा है पेंच। बीजेपी ने प्रत्याशी चयन को किया होल्ड। नजरें टिकी दिल्ली की ओर। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की भारी कमी है, इसलिए अब तक कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई। बीजेपी चुनावी दंगल को जीतने के लिए मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों पर 100% वोट हासिल करने का टारगेट है। इसके लिए बीजेपी का चुनावी अभियान भी जारी है। बीजेपी राज्य की 5 लोकसभा सीटों में हैट्रिक के सपने को साकार करने की तैयारी में जुटी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मेगा रोड शो किया। इस रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को फ्लॉप शो तक बता दिया। इसी के साथ ही बीजेपी ने चुनावी दंगल को जीतने के लिए मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों पर 100% वोट हासिल करने का टारगेट है। 5 लोकसभा सीटों को 75% मतों के साथ जीतने का टारगेट है। इसके लिए पार्टी ने हर लोकसभा को 5 लाख के अंतर से जीतने की कार्य योजना बनाई है। देखिए, हमने जो हमारी 23 विधानसभा जो हम लोग किरानवश विधानसभा जीत नहीं पाए, लेकिन ऐसी अनेकों उनमें विधानसभा जहां हम लोकसभा में हर बार जीते हैं, तो हमने उसको कैटेगराइज किया है और ऐसा बूथ जो बूथ हमारा डी ग्रेड का था बी हो जाए, इस सब रचना के साथ साथ हमने कहा ना, बूथ जीता चुनावी दृष्टि से हमने प्रत्येक बूथ पर 10% अतिरिक्त मत प्राप्त करने का अपनी लक्ष्य बनाया और मैदानी क्षेत्रों के अंदर जितना पिछली बार वोट पड़ा था उसमें 370 अतिरिक्त वोट, 370 में इसलिए कह रहा हूं कि श्यामा मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने का हमको एक अवसर मिलेगा और हमने तय किया है कि मैदानी क्षेत्रों में हम पिछली बार से 370 अतिरिक्त मत पड़ेगा, ऐसा हमने रचना में अपने कार्य रचना में तैयार किया है। कई बैठकें हो चुकी हैं। 10 तारीख के बाद दोबारा से स्क्रीनिंग की एक बैठक है। सीसी की बैठक के बाद अंतिम निर्णय बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि 9-10 के बाद ही दोबारा से बैठक होगी। 11 को जो सीसी अगर हो गई अभी, क्योंकि आई एम नॉट कंफर्म, अगर वो होती है तो मुझे उम्मीद है कि कुछ हमारे बारे में भी डिस्कशन जरूर होगा। वहीं एक और जहां बीजेपी अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता समेत सभी विपक्षी दल अब तक प्रत्याशियों का चयन तक नहीं कर पाए। कांग्रेस, सपा, बसपा समेत सभी राजनीतिक दल अभी 5 लोकसभा सीटों में जिताऊ कैंडिडेट्स की तलाश में हैं। हालांकि बीजेपी भी पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर असमंजस की स्थिति में है। बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की बेहद कमी है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस के नेता हार स्वीकार कर चुके हैं। यही वजह है कि अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली है और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं और उत्तराखंड में तो स्थितियां बहुत ही खराब हैं। और दूसरी अगर हम देखें तो केंद्रीय नेतृत्व भी जो उनका है वो भी अपने आप में दाएं बाएं हो रहा है। उनके जो सबसे बड़े नेता आज की तारीख में राहुल गांधी हैं, पहले तो उन्होंने अपना प्रदेश ही छोड़ दिया और दक्षिण में गए हैं, तो दक्षिण में भी वायनाड सीट पर उनकी जो गठबंधन है उसी के द्वारा चुनौती दी जा रही है। और श्रीमती सोनिया गांधी भी उत्तर प्रदेश छोड़कर राजस्थान चली गई हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को दिखाई दे रहा है कि उनका जो भविष्य है वो निश्चित तौर पर गर्त में है। इसीलिए कांग्रेस के बड़े नेता नहीं चाहते कि उन पर पराजय का जो है लेबल चिपके और इससे बचने के लिए कांग्रेस के नेताओं के द्वारा चुनाव लड़ने से मना किया जा रहा है। और ये सही बात है कि कांग्रेस मैदान में से पहले ही हट रही है। कमेटी की बैठक कल दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें सारे सदस्यगण और प्रदेश का नेतृत्व उपस्थित था। 45 नाम लगभग हमारे पास थे। उनमें से हमने 15 जो स्क्रीनिंग कमेटी ने 15 नामों को केंद्रीय हाईकमान को भेजने का निर्णय लिया है। 9 या 10 तारीख में फिर दोबारा एक बैठक होगी, जिसमें और भी मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा कि किन उम्मीदवारों के नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने भेजना है। इसमें भी चर्चा की जाएगी और कांग्रेस का प्रयास ये है कि मजबूत और टिकाऊ उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएं, ऐसा पार्टी का मानना है। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम है।
किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, लेकिन अब तक कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अपने उम्मीदवारों की तलाश में लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कब उम्मीदवारों की घोषणा होगी और कब कांग्रेस की तैयारी शुरू होगी। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पौड़ी लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका मिला है। मनीष खंडूरी ने दरअसल 2019 का लोकसभा चुनाव गढ़वाल सीट से लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मनीष खंडूरी को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता है। बता दें कि मनीष खंडूरी की कांग्रेस में एंट्री खुद राहुल गांधी ने ही करवाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में देहरादून में हुई कांग्रेस की रैली में मनीष को सबसे पहले मंच में अपने साथ खड़ा किया। मैं व्यक्ति विशेष पे नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी कहता हूं, यहां भी कहता हूं, सज्जन आदमी ये बात पे मैं मुकरता नहीं हूं। पर जहां तक राजनीति की बात हुई, जहां तक लीडरशिप की बात हुई, मैंने आपको ये कहा है कि ये मित्रता की बात नहीं है। या इंसान अच्छे और बुरे हर जगह मिलते हैं। राहुल गांधी अच्छे आदमी, पर अगर इस देश का कोई नेतृत्व कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और नरेंद्र मोदी। बहुत धन्यवाद। चलिए रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना मनीष खंडूरी के बीजेपी में शामिल होने पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आजकल एक दामन छोड़कर दूसरा दामन पकड़ने का मौसम चल रहा है और मनीष खंडूरी ये बेहतर बता सकते हैं कि कांग्रेस से बेहतर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में क्या देखने को मिला। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आजकल मौसम चल रहा है एक दामन छोड़कर दूसरा दामन पकड़ने का, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने दामन पकड़ा है बीजेपी का, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में उनको ऐसा क्या दिखा जिस भारतीय जनता पार्टी के राज में अंकिता भंडारी पर वो पूरी गढ़वाल की पदयात्रा कर रहे थे। उन्होंने कई 100 किलोमीटर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पदयात्रा करी। कोटद्वार में पदयात्रा करी, पौड़ी में पदयात्रा करी, लेस्डाउन में पदयात्रा करी, श्रीनगर में पदयात्रा करी। उनका सवाल था कि वो वीवीआईपी कौन है, जो वीवीआईपी जिसके लिए अंकिता भंडारी को बाध्य किया जा रहा था वेश्यावृत्ति में जाने के लिए, और जब वो तैयार नहीं हुई तो उसकी हत्या कर दी गई। तो ये सवाल बहुत पुरजोर तरीके से मनीष खंडूरी जी ने पूरे गढ़वाल में, देहरादून में, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कई बार अपने कार्यक्रमों में उन्होंने ये सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और इस पर प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि छात्र पूरे मनोबल के साथ परीक्षा कक्षा में पहुंच रहे हैं। परीक्षा से पहले छात्रों और उनके परिजनों को विभिन्न माध्यमों के जरिए यहां पर मोटिवेट किया जा रहा था। यही वजह है कि अब परीक्षा के दौरान छात्र बिना किसी दबाव के परीक्षा दे रहे हैं। वहीं छात्रों को समय से उनका रिजल्ट मिल सके, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। नहीं, इसलिए हमने देखिए पहले ही परीक्षाएं शुरू करा ली हैं। तो हमारा प्रयास है कि अप्रैल तक हम लोग इसका रिजल्ट निकाल दें और मई तक हम लोग रिजल्ट निकाल दें, ताकि बच्चों का जो प्रवेश उच्चतर कक्षाओं में होना वो समय से हो जाए। उधर देहरादून में द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के 61वां वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन में राज्यपाल उर्मिल सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने सभी लोगों से फिजियोथेरेपी को अपनी जीवन शैली में उतरने की अपील की। हमारे उत्तराखंड के अंदर में, हमारे देहरादून के अंदर में 61st नेशनल कॉन्फ्रेंस फिजियोथेरेपी की जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है वो हुई है। इसके अंदर में 2000 से भी अधिक पार्टिसिपेंट्स आए हैं। इसके अंदर में इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी है। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार जो फिजियोथेरेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये देवभूमि के अंदर हुई है। मुझे जब मैं गहराई से सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी और हमारी वैदिक, हमारा पुराणिक, हमारा
सभ्यता का जो आयुर्वेद योगा मर्म है उससे बहुत मिलती जुलती है। कंट्री से डेलीगेट्स आए हैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जापान, सिंगापुर, तो बहुत सारे जगह से आए और इसके अलावा सारे स्टेट से, इंडिया के सारे राज्यों से डेलीगेट्स आए। 2000 के आसपास हमारी रजिस्ट्रेशन है और इसकी सबसे बड़ी बात है, इस अधिवेशन का मेन उद्देश्य हमारे समाज में मरीज ना बने लोग, प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी की बात, अभी गवर्नर साहब भी वही बात कह रहे थे और मैं भी यही बात कह रहा था कि माननीय मोदी जी ये कह रहे हैं बार बार कि हम फिट इंडिया की तरफ बढ़ें, और हम फिट इंडिया की तरफ तभी बढ़ सकते हैं जब हम बीमार ना पड़े। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से